स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपका पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें पोएम था आपका जिसको कहा गया था मस्तक नहीं झुकाएंगे। आज हम लोग इसी किताब से जिसका नाम परिवेश दिया गया है, क्या दिया गया है? परिवेश दिया गया है। इस परिवेश के किताब से हम आज दूसरा चैप्टर यानी पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये दूसरा चैप्टर जो है ना, ये आपका बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। एक कहानी है, बड़ा ही रोमांचकारी कहानी है। इसमें जंगल के कुछ जानवरों के बारे में दिया गया था कि एक जानवर को जिस तरह से कुछ बदमाशों ने पकड़ करके लेके चला गया तो उस तरह उसको किस तरह से फिर छुड़ा लिया गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी, सबसे पहले इसमें जो लेखक है, इन लेखक के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने यह कहानी लिखी बल्लू दादा को छुड़ा ले। अब बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया जिसके लेखक बताया गया था देविक रमेश, ये अभी भी जिंदा हैं। कहते कि इनका जन्म जो हुआ था वो 28 अगस्त 1946 को दिल्ली में हुआ था। इसके बाद में बड़े होने के बाद में ये मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी बने थे। ये हिंदी तो अच्छे तरीके से जानते ही थे, ज्ञानवान थे ये, लेकिन हिंदी के साथ ये पंजाबी, संस्कृत तथा अंग्रेजी जैसे भाषा का भी इनके पास में ज्ञान अच्छा था। अब हम लोग आते हैं, इन्होंने बहुत सारे कविताएं वगैरह लिखी, बड़े ही रोमांचक कहानियां वगैरह भी लिखी। कुछ कविताओं का नाम मैंने यहां पर में लिखा है जिसे कहते हैं हंसे जानवर हो, छतरी से गपसप इत्यादि, बहुत सारा और लिखा गया था। और खास करके कहा जाता है कि बच्चों के लिए ही उन्होंने बहुत सारे कहानियां वगैरह लिखे थे। और कहानियों में अगर हम लोग बात करें ना तो शेर की पीठ पर सबसे बड़ा दानी इत्यादि बहुत सारे और थे। मैंने सिर्फ 2 का यहां पर मैं नाम डिस्कस किया है। इसके बाद में इनको ज्ञान देखते हुए, इनके ज्ञान को देखते हुए इनको बहुत तरह से पुरस्कारों से इनको सम्मानित भी किया गया था। जिस पुरस्कार में हिंदी अकादमिक पुरस्कार का भी नाम आता है और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड का भी नाम आता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पुरस्कार वगैरह इनको जो था ना वो दिया गया था। तो ये था लेखक का परिचय। लेकिन अब हम लोग आते हैं, बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया, इसमें कुछ पात्रों का नाम दिया गया है। इनके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि जो पात्र मैंने यहां पर में लिखा है ना वो यही पात्रों को लेकर के ये कहानी बनाई गई है। जिसमें आपका एक हाथी के बारे में दिया गया है जिसका नाम बल्लू दादा बताया जाता था। इसके बाद में एक खरगोश भी है जिसको उस कस्बे का मंत्री कहा जाता था। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ चील भी है, बंदर भी है, बंदर का नाम हिनू बताया गया है, चूहे भी है, गिद्ध भी है, भेड़िए भी है और इसके साथ साथ पहरेदार वगैरह भी हैं जो अपने मालिक के लिए काम करता है। पहरेदार भी है और संग में मालिक भी है। तो ये सारे किरदार है, ये सारे पात्र हैं इनके, जो इस खास करके ये जो कहानी हम आज आप लोगों को बताएंगे, इस कहानी के ये सारे के सारे पात्र हैं। किस तरह से इन लोगों ने इस कहानी में अपना अपना रोल अदा किया था और इस कहानी को किस तरह से उन लोगों ने अंत तक अंजाम में दिया था। अब आते हैं हम लोग इस कहानी में। कहते हैं कि बल्लू दादा को सभी जानवर जो थे ना इनके ऊपर में भरोसा किया करते थे। कहते कि जब कभी भी वो लोग काम पर में जाने लगते थे तो अपने बच्चों को क्या करते थे वो लोग, तो ला करके बल्लू दादा के पास में छोड़ दिया करते थे, उनको सुपुर्द कर दिया करते थे। अब बल्लू दादा को भी बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार हुआ करता था, वो भी उन बच्चों के साथ में अच्छे से रहा करते थे। सारे बच्चे एक साथ मिल करके खेलते रहते थे बल्लू दादा के साथ में। कहते हैं कि जब कभी भी आपस में कोई भी बच्चे आपस में जब झगड़ा करते थे ना तो बल्लू दादा उसे ला करके और प्यार से समझाते थे और उन्हें ये चीज कहते थे कि तुम लोग आपस में कभी भी झगड़ा झंझट मत करो और आपस में मिल करके रहो।
कहते हैं कि बगल में एक नदी हुआ करता था, वहां पर में सारे बच्चे बल्लू दादा के साथ इकट्ठे हो जाते थे और बल्लू दादा को भी ये सब चीज में अच्छा आनंद आता था। वो भी अपने सूंड से क्या करते थे, तो नदी के पानी को भर लेते थे और फिर सारे बच्चों के ऊपर में वो पानी उझेलने लगते थे, डालने लगते थे, जिससे सारे बच्चे बहुत ही खुश होता था। और होने के बाद में बल्लू दादा से वो लोग कहते थे क्या चीज, कि बल्लू दादा और मतलब बल्लू दादा के साथ में वो सारे बच्चे जो थे ना, वो सब हमेशा खेलते रहना चाहते थे। इसके बाद जब शाम का वक्त आता, जब सभी जानवर अपने अपने घरों में आने लगते थे, तो वहां पर में वो लोग अपने बच्चों को बल्लू दादा के पास से लेके फिर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते थे। लेकिन ऐसा भी होने लगा बाद में कि बच्चों को अपने माता पिता से कम और बल्लू दादा से ज्यादा प्यार होने लगा और वो बच्चे बल्लू दादा को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहते थे। अब आते हम लोग जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था। यहां कस्बे मैंने लिखा है, ठीक है, तो इस तरह से ये कस्बा था। तो उस कस्बे में जानवरों के साथ साथ बहुत सारे पक्षी वगैरह भी रहा करते थे, सभी सुखी संपन्न रहा करते थे, सभी एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहा करते थे। कहते कि खरगोश को उसकी सोच के कारण, उसकी समझ के कारण उस कस्बे का मंत्री बनाया गया था, ठीक है। अब जितने भी सारे पशु पक्षी वगैरह थे वहां पर में उस कस्बे में सबों ने क्या किया था, तो खरगोश को मंत्री वहां का बना दिया था। एक शाम क्या होता है कि जब बल्लू दादा, जो हाथी जिसके बारे में हमने कहा था, सूंड में पानी भर करके बच्चों को नहला रहे थे, तो उसी वक्त क्या होता है, कुछ शिकारी आ जाता है। और शिकारी आने के बाद जैसे शिकारी वहां पर में आता है, बच्चे तो इधर उधर दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन हाथी जो था, वो बल्लू दादा जो थे, उनको क्या किया जाता है, शिकारी उनको पकड़ लेते हैं। अब बच्चे जैसे यह देखते हैं कि बल्लू दादा को शिकारी ने पकड़ लिया, उन लोगों को उस शिकारी के ऊपर में बहुत क्रोध भी आया, लेकिन आखिर वो लोग कर क्या सकता था, वो लोग तो छोटे बच्चे थे, उन लोग के पास उतनी ताकत नहीं थी, जबकि शिकारी के पास में बंदूक वगैरह सब थे। अगर वो लोग सामने जाते तो हो सकता था कि बंदूक से वो लोग उनको मार भी सकता था, इसलिए वो लोग डर करके वहां से भाग गए। इसके बाद में जैसे ही बच्चे भाग करके कस्बे में आए, तो शाम के वक्त में जब उनके मम्मी पापा, माता पिता जब काम से लौटे, तो उन लोगों को उन बच्चों ने सारी की सारी कहानी सुना दी कि किस तरह से बल्लू दादा को उस शिकारी ने क्या किया, तो पकड़ के लेके चला गया। उसी वक्त शाम में सभी जानवरों ने क्या किया, तो बरगद का एक विशाल पेड़ वहीं पर में था, उसी पेड़ के नीचे में एक सभा बुलाई और सभा बुलाने के बाद में इस बात से सभी सहमत हो गए कि चाहे जो भी हो जाए, हमें बल्लू दादा को छुड़ा के लाना है उन शिकारी से। अब आपस में मंत्रणा होने लगी। खरगोश को जब पता चला, मंत्री खरगोश को, तो उन्होंने जोर से गरज करके सबों से क्या कहा कि बल्लू दादा को तो हम लोग छुड़ा लेंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को भी जोखिम उठानी पड़ेगी। मतलब क्या, कि आप लोगों को भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। जंगल के सभी जानवरों ने उनका हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन खरगोश ने कहा ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, आज रात सभी अपने अपने घरों में जाते हैं, सोचते हैं क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसके बाद सुबह फिर हम लोग आएंगे, इसी पेड़ के नीचे बैठ करके सारी बातों का फैसला करेंगे। आप लोग भी घर में जाइए, सोचिए कि हम लोग को किस तरह से बल्लू दादा को छुड़ाना है, कोई तरकीब निकालिए, और मैं भी जाता हूं अपने घर, और जाने के बाद में ये चीज सोचूंगा कि कैसे किया जाएगा, ना किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह थी उन लोगों के पास में कि आखिर समस्या था ये चीज का, कि आखिर बल्लू दादा को वो शिकारी पकड़ के लेके कहां गया। इस बात का किसी को भी भनक नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि आखिर बल्लू दादा को पकड़ के वो शिकारी कहां ले गया। उसी वक्त एक चील उड़ती हुई वहां पर में आती है और आकर के वो जितने सारे जानवर वहां पर बैठे हुए रहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, उन सबों से कहता है हाँ मैंने देखा है कि वो शिकारी बल्लू दादा को पकड़ के कहां ले गया है। खरगोश ने उस चील से कहा तुम आकर के शांत हो और फिर उसके बाद में धीरे से मुझे पूरी कहानी बताओ, तुमने क्या देखी, क्या वहां पर में तुमने देखी।
उसके बाद में चील ने सारी वृतांत को कहला कि जब मैं अपने घर को वापस आ रही थी उसी वक्त मैंने देखा कि बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़कर लेके जा रहा है। बल्लू दादा बहुत जोर लगा रहे थे नहीं जाने का उसके साथ में, लेकिन वो लोग बल्लू दादा को मारते हुए डंडों से लेके आगे बढ़ते चला जा रहा था। मैंने देखा अरे ये तो बल्लू दादा है, मैं भी उनके साथ में उड़ने लगी और धीरे से आगे थोड़ी सी बढ़ी। फिर उसके बाद में मैंने बल्लू दादा का ध्यान जो था वो अपने तरफ आकर्षित किया। बल्लू दादा मेरे तरफ देखने लगा। मैंने जैसे देखा उनके आंखों से आंसू बह रही थी। मैंने इशारों में उनसे कहा बल्लू दादा तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, तुम इन लोगों के साथ जहां ये लेके जा रहा है तुम चलो, मार मत खाओ इन लोगों से। ये कहां लेके जा रहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूं, मुझे उस जगह का पता चल जाएगा और फिर मैं जाकर के सारे जानवरों को तुम्हारे रखने का जगह बताऊंगा, रहने का जगह बताऊंगा, फिर हम लोग आकर के तुम्हें छुड़ा करके वहां से लेके जाएंगे, तुम इस बात का चिंता मत करना। कहीं से बल्लू दादा को भरोसा हुआ। इसके बाद में बल्लू दादा उन शिकारी के साथ में धीरे 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 चलने लगे। बात सुन करके मंत्री खरगोश जो था वो चील की पीठ थपथपाते हुए कहा ना तुमने बहुत अच्छा सा संवाद लाया है। सारे जितने सारे जानवर वगैरह भी वहां पर में थे सबों ने उस चील की प्रशंसा की। सभी ने कहा कि चलो हम अभी हमला करते हैं और बल्लू दादा को जैसे भी होगा वहां से छुड़ा के लाते हैं। तभी मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों से कहा, क्या चीज कहा कि यही बातें हमें तुम लोग की पसंद नहीं है, ना सोचा ना समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर दिया। बुद्धिमान हमेशा सोच समझ करके काम करते हैं। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा याद रखो, और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। ऐसी तरकीब हमें निकालनी होगी जिससे हम बल्लू दादा को भी छुड़ा लें और हमें भी किसी तरह की हानि ना पहुंचे। इसके बाद बल्लू दादा को अब कैसे लाया जाएगा, ये तो बातें बन ही रही थी। तभी खरगोश मंत्री ने कहा कि ठीक है अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ और फिर रात में सोचो क्या करेंगे ना करेंगे। और फिर उन्होंने चील को रोक लिया और रोकने के बाद में चील से उन्होंने अपने घर साथ जाने को कहा। फिर घर जाने के बाद में चील से उस खरगोश मंत्री ने पूछा कि आखिर हमें यह चीज बताओ कि जहां बल्लू दादा को रखा गया है वह जगह कैसा है, उसको कैसे जगह में रखा गया है, किस तरह से उनके चारों तरफ कुछ ऐसा है या नहीं है। सारी वृतांत वो चील से जो थे वो खरगोश मंत्री ने पूछा। खरगोश मंत्री के पूछने पर उस चील ने उन्हें यह चीज बताया कि जहां बल्लू दादा को रखा गया है वो चारों तरफ से एक चार दीवारी की तरह है। ऊपर में न छत है, बस एक दरवाजा बड़ा सा सामने में बना हुआ है और उसी दरवाजे के अंदर वह बंद है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता तो उस चार दीवारी को वो उड़ करके फिर वहां से निकल आते, लेकिन वो तो उड़ना जानते नहीं, तो फिर कैसे वो उड़ के यहां पर में वहां से वो निकल के बाहर आ सकते हैं। फिर मंत्री खरगोश ने चील से ये पूछा कि अच्छा तुम ये चीज बताओ कि वहां पर में बल्लू दादा के साथ साथ कोई और जानवर वगैरह थे या नहीं था। तो उन्होंने कहा, चील ने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ वहां पर में बल्लू दादा को ही देखा जिन्हें मोटे मोटे रस्सों में बांध करके वो लोग रखे हुए हैं। इसके बाद खरगोश ने उससे कहा, चील से कहा कि ठीक है तुम जाओ। रात भर खरगोश मंत्री जो था वो सोचता रहा, उन्हें नींद भी नहीं आई। सुबह होते वो सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। फिर धीरे धीरे सभी जानवर वहां पर में इकट्ठा होने लगे। उसी वक्त खरगोश मंत्री ने सभी से पूछा कि आप लोगों ने कुछ सोचा है। सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे क्योंकि किसी के भी दिमाग में कोई भी बातें आई नहीं कि आखिर हम कैसे उसे बल्लू दादा को छुड़ाएं। लेकिन तभी खरगोश मंत्री ने उन सभी जानवरों से कहा, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उस तरकीब को अच्छा करने के लिए आप लोगों की हमें जरूरत है कि आप लोग हमें मदद करें, आप लोगों की मदद की हमें जरूरत है। सभी जानवरों ने कहा हम लोग जरूर आपका मदद करेंगे। तो सारे जानवरों ने खरगोश से पूछा कि आप तरकीब तो बताइए। खरगोश ने जो तरकीब सोची थी वो तरकीब सारे जानवरों को बता दी और बताने के बाद में उन लोगों से यह भी कहा कि आप लोग इसका ज्यादा प्रचार मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, हम लोग का बना बनाया हुआ सारा खेल बिगड़ते हुए चला जाएगा। फिर
सबसे पहले मंत्री खरगोश जो थे वो चील के साथ में उस जगह पर में पहुंचे जहां पर में क्या था, तो बल्लू दादा को रखा गया था, कैद करके रखा गया था। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील ने क्या किया, उड़ते हुए वो बल्लू दादा के पास पहुंचे और कान में जाकर के बल्लू दादा को अपनी तरकीब सारी बता दी। चील की वह संवाद सुनकर के, उस तरकीब को सुनकर के जैसे बल्लू दादा के मन में बड़ी उत्साह होने लगी। फिर जैसे ही शाम का वक्त हुआ, खरगोश मंत्री वो चारों चार दीवारी के पास अगल बगल सब कुछ वो देख लिया कि आखिर कौन कहां है या नहीं है। दो वहां पर में शिकारी बंदूक लेकर के खड़े थे, इसका भी उन्होंने पता लगा लिया। जैसे ही शाम हुई, वो कुछ चूहों के साथ में, बंदरों के साथ में और भेड़ियों के साथ में वहां पर में सबसे पहले पहुंच गया। तो चूहों को सुरंग खोदने का आज्ञा मिल गया। चूहों ने वैसा ही अपना काम किया। इसके बाद जो बंदर थे, बंदरों को उन्होंने किसी पेड़ पर में छुप जाने के लिए कहा, और जो भेड़िया उनके साथ गया हुआ था, उस भेड़िए को उन्होंने दरवाजे के ठीक अगल बगल झाड़ी जो था वहां पर में छिपने के लिए कह दिया। जैसे ही वहां पे सुरंग बन गई, फिर चूहों ने क्या किया, तो जिस रस्सी में बल्लू दादा को बांधा गया था, उस रस्सी को क्या किया, उन्होंने काट डाला। फिर जैसे ही गिद्ध को ये समाचार मिला, वो क्या करने लगे, दो गिद्ध आकर के उस बल्लू दादा के ऊपर में आकर के बैठ गए, और कुछ गिद्ध वगैरह जो थे वो ऊपर में घूमने लगे, उड़ने लगे। यह देख पहरेदार यानी वहां पर में जो शिकारी खड़ा था, उसको लगा शायद पता नहीं ये गिद्ध क्यों आखिर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं। उन्होंने जैसे ही वहां पर में एक सुरंग से हाथी के तरफ देखा, तो देख क्या रहा है, वो हाथी जो था, बल्लू दादा जो था, वो सोया हुआ जैसा है, मरा हुआ जैसा पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर में गिद्ध बैठा हुआ है। यह सुनते ही, देखते ही जैसे उसे लगा शायद हाथी मर गया, वो दौड़े दौड़े अपने मालिक के पास गया। जैसे ही वहां से मालिक आया, मालिक ने क्या किया, तुरंत उस दरवाजे को खोला, और खोलने के बाद में वो लोग देखा, आपस में बातें करने भी लगे कि शायद हाथी जो है वो मर गया। उसी बीच बल्लू दादा को मौका मिला, और वो वहां से उठ खड़ा हुआ और जंगल की तरफ भागने लगा। जैसे ही वहां से जंगल, उस चार दीवारी से बल्लू दादा बाहर निकला कि सारे शिकारी जो थे वो भी उसके पीछे लगे, लेकिन वहीं पर में मौका और ताक में जो बैठा हुआ भेड़िया था, वो उन पहरेदारों के ऊपर में, उस शिकारी के ऊपर में बहुत सारे मिट्टी, धूल वगैरह बाएं अपने पैर से जो था वो फेंकने लगा। उनको एक बगुले की तरह बना दिया, मतलब होता है कि उनको पूरा का पूरा धूल से नहला दिया। उसे ना आगे दिख रही थी, ना पीछे दिख रही थी। अब वो लोग क्या करे ना करे। उसी बीच बंदर को मौका मिला, वह पेड़ से नीचे आया और उस पहरेदार, उस शिकारी के पास जो बंदूकें थी, उस बंदूक को क्या क्या उन लोगों ने ले लिया, बंदरों ने ले लिया, और पेड़ के ठीक ऊंचे वाले जो झाड़ी थी उस पर में जाकर के उसको रख दिया, उस बंदूक को छिपा के वहां पर में रख दिया। जब खरगोश मंत्री को यह पता लग गया कि बल्लू दादा जंगल के करीब पहुंच चुके होंगे, तब उन्होंने सभी जानवरों को आज्ञा दिया कि अब हम लोग यहां से चुपके से दुबकते हुए यहां से निकल जाए और अपने अपने कस्बे में पहुंच जाए। सारे के सारे जानवर जो खरगोश मंत्री के साथ में वहां गया था बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए, वो लोग भी वहां से शाम का वक्त पा करके, अंधेरा देख करके दुबकते दुबकते अपने अपने कस्बे तक पहुंच गए। जैसे ही बल्लू दादा अपने कस्बे में पहुंचा, सारे जानवर उनको अपने बीच देख करके बहुत खुश हुए। बच्चे तो और ज्यादा खुश हुए, वो लोग तो बल्लू दादा को छोड़ना ही नहीं चाहते थे और उसके साथ खेलते ही रह गए। सभी मंत्री खरगोश की प्रशंसा करने लगे। फिर खरगोश ने क्या कहा कि चलो अब हम लोग अपना यहां से घर कहीं और लेके चलते हैं, वहां जाकर के रहते हैं। जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे, तो खरगोश ने बस इतना ही कहा, क्या चीज, कि हम सब यदि इसी तरह से मिलजुल करके रहे और मुसीबतों में सूझबूझ के साथ काम करें, तो हम जरूर हमेशा आगे बढ़ेंगे और हमें कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हम लोग आते हैं कुछ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो आपके
किताब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सभी जानवर अपने बच्चों को कहां छोड़ जाते थे। हम लोगों ने कहानी के प्रथम में ही इसको डिस्कस किया था, इसके बारे में समझा था। सभी जानवर अपने बच्चों को बल्लू दादा के यहाँ छोड़ जाते थे। दूसरा प्रश्न है, बल्लू दादा अपने बच्चों को क्या सीख देते थे। बल्लू दादा बच्चों को क्या सीख देते थे। उत्तर है इसका कि बल्लू दादा बच्चों को दूसरों से न झगड़ने तथा आपस में प्यार से रहने की अच्छी सीख देते थे। अब तीसरा प्रश्न है, जानवरों का छोटा सा कस्बा कहां बसा हुआ था। हम लोग कहानी में पढ़े ही थे कि जानवरों का छोटा सा कस्बा जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ था। अब अगला आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में, पशु पक्षियों का मंत्री कौन था। तो पशु पक्षियों का मंत्री खरगोश था। और 5वां जो प्रश्न है वह, खरगोश जरूरी बात करने के लिए अपने घर किसे लेकर गया। तो खरगोश जरूरी बात करने के लिए अपने घर चील को लेकर गया। अब अगला प्रश्न आता है कि बल्लू दादा बच्चों को कैसे रखते थे। बल्लू दादा बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते थे। अगर उन्हें डांटने की जरूरत पड़ती तो वे उसे प्यार से डांटते थे, उन्हें प्यार से रहने की सीख भी देते थे। अब आते हैं लोग अगला प्रश्न नंबर 7 में, जानवरों ने सभा कहां की और क्यों। तो उत्तर है इसका, जानवरों ने बल्लू दादा को बचाने के लिए बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। प्रश्न 8, बल्लू को छुड़ाने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो उत्तर है, बल्लू दादा को छुड़ाने में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जंगल के किसी भी जानवरों को यह पता नहीं था कि बल्लू दादा को कहां ले जाया गया। अब अगला प्रश्न नंबर 9 आता है, दीवारों के नीचे सुरंगें क्यों बनाई गई। उत्तर हम लोग लिखेंगे कि दीवारों के नीचे सुरंगें इसलिए बनाई गई ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। प्रश्न नंबर 10, और ये अंत वाला प्रश्न आपका लास्ट है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर आपका दिया कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहे और मुसीबत में साथ काम करते रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस यही आपका चैप्टर था, अध्याय था। आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, प्रश्नों के उत्तर याद करिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, इसलिए पहले से नोटबुक में इसको लिख करके लर्न करके रखिएगा। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में और ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से विस्तार पूर्वक चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल।